हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इटली का यूनिफिकेशन, कैसे इटली का यूनिफिकेशन हुआ। ठीक है, तो इससे पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जर्मनी का यूनिफिकेशन एज वेल एज नेशनलिज्म इन यूरोप। तो उनको देखें ताकि इस टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, इटली के यूनिफिकेशन में ये तीन लोग बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। तीनों का नाम है मैजनी, एक का नाम है गरीबाल्डी और दूसरा है काउंट केबर। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये आज की डेट का यूरोप का मैप है और यहाँ पे देख सकते हो ये है इटली। ठीक है, देख लो यहाँ पे इटली है ये, और इटली के ऊपर इधर है ऑस्ट्रिया, यहाँ देख सकते हो ये ऑस्ट्रिया है, और इधर वेस्टर्न साइड में है फ्रांस, और ये है जर्मनी। और जर्मनी का एकीकरण भी हुआ, जर्मनी का ऑलरेडी एकीकरण हो चुका है। और जर्मनी का एकीकरण आपको पता है किसने किया था? प्रशिया ने। और प्रशिया में लीडरशिप प्ले की थी सबसे इम्पोर्टेंट ओटो von बिस्मार्क ने। ओके, तो जर्मनी का यूनिफिकेशन हमने कर लिया है। अब आज इटली का देखने वाले हैं। ये इटली है, ध्यान रखना, मैप आपने देख ही लिया है। अब इटली की बात करें कि पहले इटली कैसा हुआ करता था ये यूनिफिकेशन से पहले। यूनिफिकेशन से पहले ये दो जगह लोम्बार्डी और वेनेशिया ये ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में थे। ऑस्ट्रिया जो मैंने अभी जस्ट दिखाया था, ऑस्ट्रियन एम्पायर हुआ करता था, उसके अंडर में थे लोम्बार्डी और वेनेशिया। पिडमोंट और ये सार्डिनिया, पिडमोंट और सार्डिनिया ये इंडिपेंडेंट है, ये अलग है। यही पिडमोंट और सार्डिनिया यही इटली के यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और यही लीड करते हैं। और यही मतलब जितना भी प्रोग्राम है यूनिफिकेशन का उसको सबको लीड करेंगे कौन? पिडमोंट सार्डिनिया। जैसे आपको पता है जर्मनी के यूनिफिकेशन में प्रशिया ने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया था, एज वेल एज यहाँ पर भी इटली के यूनिफिकेशन में रोल प्ले करते हैं पिडमोंट सार्डिनिया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिडमोंट है, और यहीं पर एक जगह है जेनोवा, और यहीं पर है एक नीस। ध्यान रखना, इनके बारे में बात करेंगे। इसके जस्ट बगल में आप इधर देखोगे तो फ्रेंच एम्पायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फ्रेंच एम्पायर। यहाँ पर एक जगह नीस और यहाँ पर एक जगह जेनोवा, और ये जगह यहाँ की पिडमोंट की यहाँ पे कैपिटल है ट्यूरिन। ओके, और ये है सार्डिनिया। पिडमोंट और सार्डिनिया ये एक ही के कंट्रोल में थे, तो इसको जॉइंटली बोलते थे किंगडम ऑफ पिडमोंट सार्डिनिया। यहाँ पे देख सकते हो पिंक कलर का यहाँ दिखा रखा है। और ये वेनेशिया और लोम्बार्डी ये दोनों कंट्रोल में थे, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में थे। यहाँ देख सकते हो वेनेशिया और ये है लोम्बार्डी। और इसकी जस्ट बगल में आप देख सकते हो क्या है? ऑस्ट्रियन एम्पायर। ओके, अच्छा, अब इनके बाद यहाँ पे सेंट्रल स्टेट हैं जिनको हम पपल स्टेट्स बोलते हैं। पपल स्टेट्स में क्या क्या आता है देखो यहाँ पे, ये है परमा, ये है मोडेना और ये है टस्कनी। ये हैं पपल स्टेट्स, ध्यान रखना, परमा, मोडेना, टस्कनी, इनके बारे में बात करेंगे। ये हैं पपल स्टेट्स। तो पहले तो ऊपर ही ऊपर कौन है? वेनेशिया लोम्बार्डी, बीच में परमा, मोडेना, टस्कनी, इधर है पिडमोंट सार्डिनिया। ओके, अब थोड़ा सेंटर में आते हैं। तो सेंटर में यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर में है रोम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए रोम। और रोम ध्यान रखना यहाँ इसको कंट्रोल करते थे पोप, और पोप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखी थी फ्रांस ने। किसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखी थी? फ्रांस ने। और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे नेपल्स, और ये है नीचे नीचे सिसिली। नेपल्स और ये है सिसिली। ठीक है, ये भी दो किंगडम है, इनको बोलते थे नेपल सिसिली के किंगडम्स। और यहाँ पर कंट्रोल हुआ करता था बोर्बन डायनेस्टी का। ठीक है, जो कि फ्रांस की डायनेस्टी हुआ करती थी, और उसका यहाँ पे कंट्रोल हुआ करता था। तो यहाँ पर अगर देखें तो इन दोनों में बर्बन डायनेस्टी का कंट्रोल है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया का कंट्रोल है, यहाँ पर भी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस का मतलब कंट्रोल है, और रोम आपको पता है ये पोप के कंट्रोल में था। बस ये जगह बची हुई थी कौन सी? पिडमोंट और सार्डिनिया। तो पिडमोंट सार्डिनिया एक रोल प्ले करता है इनको यूनिफाई करने में। तो देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको मैप अच्छी तरह से आना चाहिए। सो कीप इट इन माइंड, ये सारी चीज़ जो भी बताई है माइंड में होनी चाहिए। ये सब पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ये 3-4 चेहरे याद कर लेना। एक तो मैजनी भाई साहब हैं, ये गरीबाल्डी और ये काउंट केवर हैं। ठीक है, ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, ये है इटली 1815 में। अभी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। 1815 में आपको ध्यान रखना वियना कांग्रेस हुई थी। ओके, वियना कांग्रेस में जो डिसाइड किया गया था, क्या डिसाइड किया गया था कि नेपोलियन जो मर गया था, नेपोलियन जो हार गया था 1815 में वाटरलू में, वाटरलू का जो बैटल हुआ था, उसके बाद डिसाइड किया गया था कि जहाँ जहाँ पर नेपोलियन ने सुधार किए हैं, रिफॉर्म लाए, उन रिफॉर्म्स को हटाएंगे और दोबारा से एब्सोल्यूट मोनार्की स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तो उस समय का ये मैप है, यहाँ पर वही देख सकते हो। ये है वेनेशिया, ये है लोम्बार्डी जो कि ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में थे, ये परमा, मोडेना, टस्कनी, ये पपल स्टेट्स में मान लो, और ये है किंगडम ऑफ नेपल्स और सिसिली, और ये है सार्डिनिया और ये है पिडमोंट। ठीक है, और यहाँ पर एक जगह नीस और ये जगह जेनोवा, इनके बारे में हम आप डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो ओवरव्यू लेते हैं पहले तो।
फिर हम जो अपना दे रखा है क्लास 10 में वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू में हम पहले जानेंगे मैजनी, गरिबाल्डी, काउंट गेबर, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर एक टाइमलाइन बना दी हमने, टाइमलाइन को एक बार देख लो, इस टाइमलाइन को फिर बाद में और देख लेना एक बार। टाइमलाइन क्या है, 1852 में काउंट केबर पिकम, ये बन जाते हैं पीएम सार्डिनिया के, ठीक है। तो ये काउंट केबर भाई साहब हैं, ये सार्डिनिया, पिडमोंट सार्डिनिया जो मैंने 2 दिखाए थे उसके ये पीएम बन जाते हैं काउंट केबर, ठीक है। फिर 1859 में वॉर होता है ऑस्ट्रिया के बीच में और पिडमोंट सार्डिनिया के बीच में, पिडमोंट सार्डिनिया के बीच में और ऑस्ट्रिया के बीच में होता है 1859 में वॉर, ओके। फिर 1860 में जो सेंट्रल स्टेट्स हैं कौन कौन से, मोडेना, परमा, टस्कनी, इनको क्या किया जाता है, मर्जर हो जाता है इसका इटली के साथ या पिडमोंट सार्डिनिया के साथ, ये क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। 1860 में गरिबाल्डी भाई साहब, कौन से हैं गरिबाल्डी भाई साहब, ये देख सकते हो, ये हैं हमारे गरिबाल्डी भाई साहब, ये हैं काउंट केबर और ये हैं मैजनी। तो 1860 में गरिबाल्डी भाई साहब किन किन को मिला देते हैं, नेपल्स और सिसिली को पिडमोंट सार्डिनिया में मिला देंगे, ओके। 1861 में इमैनुअल विक्टर, ये बन जाते हैं इटली के एम्परर। फिर 1866 में वॉर होता है प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, ये हम ऑलरेडी जर्मनी के यूनिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर आपको पता है ऑस्ट्रिया और जब प्रशिया का बैटल होता है वहाँ पर इटली हेल्प करता है प्रशिया की, प्रशिया डिफीट कर देता है ऑस्ट्रिया को, ऑस्ट्रिया डिफीट हो जाता है तो हमें मतलब इटली को मिल जाता है वेनिस या वेनेशिया मिल जाता है। फिर 1870 में वॉर होगा फ्रांस और प्रशिया, जिसको हम बोलते हैं फ्रैंको प्रशियन वार, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने बताया था जो रोम में जो आर्मी थी वो बुला ली जाती है फ्रांस में, जैसे ही रोम से आर्मी चली जाएगी फ्रांस में तो इटली मौके का फ़ायदा उठाता है और रोम को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो 1870 में रोम भी आ जाता है। तो ये एक टाइमलाइन है, ये आपको पता होनी चाहिए। सपोर्टिंग एलिमेंट नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन जो फ्रांस के एम्परर थे वो इसको इटली को यूनिफाई करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे फ्रांस के जब नेपोलियन का यहाँ पे कंट्रोल नहीं था उससे पहले यहाँ छोटे छोटे कई सारे स्टेट्स हुआ करते थे, उन सबको ये क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं और यहाँ पर कई सारे रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, ठीक है, जो कि अच्छे थे। दूसरा मैजनी को हार्ट ऑफ यूनिफिकेशन बोलते हैं, मतलब जो यूनिफिकेशन करवाया था उसका हार्ट माना जाता है किसको, मैजनी को। और मैजनी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था यंग इटली 1831 में, ये भी पूछ लिया था एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि यंग इटली किसने बनाया था, मैजनी ने बनाया था। कब बनाया था, 1831 में बनाया था। और इनको बोलते हैं हार्ट ऑफ यूनिफिकेशन। काउंट केबर जो पीएम बन गए थे 1852 में पीएम बनते हैं, इनको ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन ऑफ यूनिफिकेशन, ठीक है। और गरिबाल्डी इसको बोलते हैं स्वॉर्ड ऑफ यूनिफिकेशन, या इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था रेड शर्ट्स, और जो किसको मर्ज करता है इटली में, नेपल्स और सिसिली, जो नीचे आपने देखे थे साउथ में वो थे नेपल्स और सिसिली। एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कार्बोनरी 1810 में। तो ये भी पूछा जा सकता है कार्बोनरी कब बना था, 1810 में, जो कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था और जो काम कर रहा था यूनिफिकेशन के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, ओके। सो लोम्बार्डी को 1859 में ले लिया जाता है। फिर 1860 में परमा मोडेना टस्कनी को ले लिया जाता है। 1860 में नेपल सिसिली को कंट्रोल कर लिया जाता है या फिर मिला लिया जाता है इटली में। और 1866 में वेनिस या वेनेशिया को मिला लिया जाता है और 1870 में फाइनली रोम को मिला लिया जाता है। तो ध्यान रखना 5 हैं, 5 बार में हुआ ये। पहले तो लोम्बार्डी कंट्रोल में आएगा, फिर परमा मोडेना टस्कनी आएंगे, फिर नेपल सिसिली आएंगे और फिर वेनिस और लास्ट में रोम, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना, एक एक करके देखेंगे। पहले लोम्बार्डी, परमा मोडेना टस्कनी, नेपल सिसिली और वेनिस और रोम मिलेगा, ओके। अब हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो इटली के यूनिफिकेशन में ये जो नेपोलियन है, हमारे नेपोलियन फ्रांस के जो किंग एम्परर हुआ करते थे, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इनको फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इटली, इनको बोला जाता है नेशनलिज्म के फादर, कहाँ में, इटली में, क्योंकि इन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने में लोगों में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब इन्होंने इटली में, नेपोलियन भाई साहब ने इटली में कई सारे रिफॉर्म लाए। कौन कौन से रिफॉर्म लेके आए थे, एक तो उन्होंने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करी वहाँ पे, इवन दो ही बात डिक्टेटर थे, या फिर बोल सकते हो कि ये भी एक प्रकार के मोनार्क थे, फिर भी यहाँ इन्होंने समहाउ कुछ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की। और इन्होंने जितने भी छोटे छोटे और बड़े स्टेट थे उन सबको मिला के 3 मेजर पार्ट्स में इटली को डिवाइड कर दिया और यहाँ पे जो फ्यूडल सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। और ट्रेड में जितने भी बैन थे, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थी वैन और ट्रेड में, उन सबको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और सभी जगह इक्वल लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं। ये ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है इक्वल लॉज वर इम्प्लीमेंटेड, सबके लिए
राइट टू इक्वलिटी वाला जो हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं वो इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, कि कानून की नज़र में भैया सब समान है, नो वन इज अबव द लॉ, ठीक है, सो लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन। ये रिफॉर्म लाए जाते हैं किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा, ठीक है, तो इसलिए इनका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, जेनोवा ये लोकल रिपब्लिक है, इसके बारे में देख लेते हैं। इटली बिफोर नेपोलियन से आने से पहले ये यहाँ पे जेनोवा हुआ करता था, ये जो जेनोवा लोकल रिपब्लिक है। पिडमोंट सार्डिनिया यहाँ पर हाउस ऑफ सेवोय डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती थी, सेवोय का हाउस था। और वेनिस एंड लोम्बार्डी ये वेनेशिया और इसको वेनिस भी बोलते हैं कई बार, तो वेनिस और लोम्बार्डी यहाँ पर ऑस्ट्रिया का कंट्रोल हुआ करता था। और सेंट्रल जो स्टेट्स थे कौन कौन से, परमा, मोडेना, टस्कनी, यहाँ पर ऑस्ट्रियन प्रिंसेस का कंट्रोल था। और सेंट्रल इटली में क्या आएगा, यहाँ पे रोम आएगा, ठीक है। तो रोम में आपको पता है कौन कंट्रोल करता था, पोप कंट्रोल करता था। और पोप को कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, फ्रांस। और नेपल सिसिली में बोर्बन डायनेस्टी यहाँ पे रूल किया करती थी। ओके, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैप यूज कर रहा हूँ और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो डोंट वरी, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी नोट्स मैंने बना रखे हैं, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से, डोंट वरी, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी। सो स्टे कनेक्टेड। अगला है मेजर ऑब्स्टेकल्स इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मतलब ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है समस्याएं, बाधाएं, परेशानियां। ओके, तो इटली के यूनिफिकेशन में क्या क्या समस्याएं थी, इटली के सामने क्या क्या समस्याएं थी जो उनको आ रही थी कि इटली को यूनिफाई करने में आ रही थी। तो अब हम समस्याओं को देखते हैं कि इटली के सामने क्या क्या समस्याएं थी। तो पहला समस्या ये थी कि इटली में फॉरेन रूल का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है। फॉरेन रूल जैसे आपको पता है फ्रांस का कंट्रोल था, ऑस्ट्रिया का इन्फ्लुएंस था, ऐसे करके फॉरेन पावर्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था। दूसरा, लोम्बार्डी और वेनेशिया ये आपको पता है ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में थे। और परमा, मोडेना, टस्कनी ये ऑस्ट्रियन प्रिंसेस या ऑस्ट्रिया से जो रिलेटेड लोग थे उनके कंट्रोल में हुआ करते थे। पोप किसके कंट्रोल में हुआ करता था, पोप कंट्रोल करता था रोम को, सॉरी, जो रोम था सेंट्रल पार्ट था, रोम में कंट्रोल हुआ करता था। डोमिनेंस का मतलब है प्रभाव, ठीक है। तो रोम में डोमिनेंस हुआ करता था पोप का। और पता है पोप को कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, पोप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा था फ्रांस। और इन सभी यूनिट्स को, मतलब अपर वाली, ऊपर वाली, सेंट्रल वाली और साउथ वाली, इन तीनों यूनिट्स को मिलाना एक डिफ़िकल्ट टास्क था किसके सामने, इटली के यूनिफिकेशन के सामने। और जैसे ही नेपोलियन का डिक्लाइन होता है, आपको पता है 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन डिफीट हो जाता है, फिर वियना कांग्रेस होती है, और फिर नेपोलियन जहाँ जहाँ रिफॉर्म किए थे वो सब रिमूव किए जाते हैं और दोबारा से एब्सोल्यूट मोनार्की इस्टेब्लिश की जाती है। तो जैसे ही नेपोलियन का डिक्लाइन हुआ, नेपोलियन का रूल एंड हुआ, तो दोबारा से अरिस्टोक्रेटिक एंड फ्यूडल क्लास रिस्टोर हो जाती है और वो यूनिफिकेशन को अपोज कर रहे थे। अब सीधी सीधी बात है, जो राजा महाराजा हैं वो नहीं चाहेंगे कि भैया ये इटली एक हो जाए, क्यों, क्योंकि फिर उनका तो खत्म हो जाएगा सिस्टम, राजपाट वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो देवर अपोजिंग। तो जो राजा महाराजा थे या फ्यूडल क्लास थी, अरिस्टोक्रेटिक सेक्शन था, ये दोबारा से रीएमर्ज हो जाते हैं और अपोज करते हैं किसका, इटली के यूनिफिकेशन का। ये भी एक समस्या थी। और यहाँ पर कई सारी परंपराएं और कई सारे रीति रिवाज हुआ करते थे, इसलिए सबका रीति रिवाज अलग था, तो लोग बाग ये भी नहीं चाह रहे थे कि भाई हम एक हो जाएं, ये भी एक समस्या थी, कल्चरल प्रॉब्लम थी। इसके अलावा जो यहाँ के पॉलिटिशियंस थे, पॉलिटिशियंस का भी अलग अलग मतलब विचार थे इटली के यूनिफिकेशन के बारे में। जैसे मैजनी और गरीबाल्डी चाह रहे थे कि भैया डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो, ठीक है, मगर लियोपार्डी ये चाह रहे थे कि यहाँ पर राज इस्टेब्लिश हो किसका, मतलब किसके अंडर में, पोप के अंडर में। यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाए मगर उसका सुप्रीम कौन हो, पोप हो, पोप के अंडर में, पोप के प्रभाव में। पोप कौन, वही जो रिलीजियस गुरु क्रिश्चियंस का, उसके अंडर में ये चाह रहे थे कि यहाँ पर सरकार बने। ओके, तो ये ऐसे करके कई सारी समस्याएं किसके सामने, इटली के यूनिफिकेशन के सामने। अब इटली के यूनिफिकेशन में कौन कौन से सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, सपोर्टिंग एलिमेंट्स मतलब कौन कौन इटली के यूनिफिकेशन में सहायता करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले एक है मैजनी, और ये हैं गरीबाल्डी, और ये हैं काउंट केवर, ठीक है। तो इनको इटली के यूनिफिकेशन की रेड सॉर्ड बोला जाता है, इनको ब्रेन बोला जाता, सॉरी इनको बोला जाता है ब्रेन, हाँ राइट, और इनको बोला जाता है हर्ट, ध्यान रखना। ओके, सो पहला ऑर्गेनाइजेशन है कार्बोनरी, या पहला सपोर्टिंग एलिमेंट है कार्बोनरी, इनको बोलते थे चारकोल मेकर्स। ओके, तो कार्बोनरी क्या था, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि 1810 में नेपल्स में बना था, नेपल्स साउथ में, ध्यान रखना। तो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बना कब, 1810 में, और कहाँ पे बना, नेपल्स में। तो पूछा जा सकता है व्हाट इज कार्बोनरी, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो लिख देना, इतना ही काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट। अब कार्बोनरी ने क्या रोल प्ले किया, एक तो इन्होंने कार्बोनरी में सभी सेक्शन से लोग जुड़े हुए थे, जितने भी सेक्शन थे
जितने भी समाज के लोग थे सभी सेक्शंस के लोग इसके मेंबर बने हुए थे। प्लस कार्बोनरी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ इसके उद्देश्य थे। जैसा पहला क्या, एक तो मतलब इटली से फॉरेन इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना, फॉरेन राज को क्या करना, यहाँ से ख़त्म करना। दूसरा यहाँ पर इटली में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम इस्टेब्लिश करना। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव थे, फॉरेन रूल को ख़त्म करना और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम प्रोवाइड करना। मगर यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का अभाव था, जिसकी वजह से ये, और इनके गोल भी क्या थे, फिक्स थे, गोल ज़्यादा ब्रॉड नहीं थे, जो इनके उद्देश्य थे वो भी फिक्स थे। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ लीडरशिप एंड फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स। अगला है यंग इटली, ठीक है। तो ये भाई साहब हैं हमारे मैजनी, ठीक है। तो मैजनी ने क्या किया, एक यंग इटली नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया। कब बनाया, 1831। इस पर कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ आया भी है कि यंग इटली किसने फॉर्म किया था, तो बताना है आपको मैजनी ने, और 1831 में। मैजनी जो यूथ की पावर थी उस पर भरोसा करते थे। इनका मानना था कि यूथ को पावर दी जानी चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा भी था, ही सेड, क्या कहा था कि अगर हम कोई क्रांति लाना चाहें सोसाइटी में, अगर सोसाइटी में हमें कोई क्रांति लानी है तो जो लीडरशिप है, लीडरशिप होनी चाहिए यंग पीपल के हाथ में। अगर सोसाइटी में आप कोई रिवॉल्यूशन लाना चाहते हो, कोई क्रांति लाना चाहते हो, तो उस सोसाइटी की लीडरशिप, उस सोसाइटी का जो नेतृत्व है वो किसके हाथों में दे दो, यंग लोगों के हाथ में दे दो, अपने आप रिवॉल्यूशन आ जाएगी। इनके ऑर्गेनाइजेशन ने कई सारे स्लोगन्स दिए, जैसे बिलीव इन गॉड, यूनाइट ऑल दी ब्रदर्स एंड गेट इटली फ्रीड। ये इन्होंने क्या दिए, स्लोगन्स दिए कि भगवान में भरोसा रखो, सभी लोगों को एक करो और इटली को फ्री कराओ। तो इन्होंने क्या किया, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप की, किसके अंदर, इटली के लोगों के अंदर। इसलिए इनको बोला जाता है हार्ट ऑफ इटली। ओके, तो ये दूसरा सपोर्टिंग एलिमेंट होगा। अब है तीसरे, काउंट कैमिलियो दी खेबर, या फिर इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं काउंट खेबर, ठीक है, जिनको ब्रेन बोला जाता है, इटली के यूनिफिकेशन का ब्रेन बोला जाता है। तो ध्यान रखना, एक तो ये क्या है, एक रिच लैंडलॉर्ड फैमिली में पैदा होते हैं। कहाँ पर, ट्यूरिन, और ट्यूरिन कहाँ है, पिडमोंट, ठीक है। पिडमोंट सार्डिनिया जो दिखाए थे वहाँ पर मैंने स्टार्टिंग बताया था, ट्यूरिन, देखना दोबारा से। तो ट्यूरिन जगह में यहाँ पे ये पैदा हुए थे 1810 में। तो एक बार और देख लो, कोई बात नहीं, नॉट ए बिग डील। देखो ये जो पिडमोंट है, ये पिडमोंट है, और पिडमोंट में ये जगह ट्यूरिन। ओके, यहाँ ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये पैदा हुए थे कौन, अपने काउंट केवर। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, काउंट कैमिलियो दी केवर। तो एक तो ये ट्यूरिन पैदा हुए कब, 1810 में, और रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली में पैदा हुए थे। इनको मिलिट्री एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी स्टार्टिंग में, और ये बन जाते हैं इंजीनियर बन जाते हैं आर्मी में। और एक बार जब ये लंदन में गए थे तो वहाँ पर इन्होंने लंदन में पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखा। आपको पता है हमारे इंडिया में भी, हमारे भारत देश में भी कैसा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इन्होंने भी ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जाना लंदन में जब गए थे, और ये चाहते थे कि सेम पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसी प्रकार का सिस्टम इटली में भी होना चाहिए, ठीक है। अब इनके अंदर पॉलिटिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। एक तो ये मतलब बहुत तेज़ थे, इसलिए इनको ब्रेन कहा जाता है इटली के यूनिफिकेशन का। पॉलिटिकल स्किल्स थी, तो इसलिए इनको, इनकी पॉलिटिकल स्किल्स की वजह से पहले तो इनको अपॉइंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर। बाद में फिर इनको बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पिडमोंट सार्डिनिया। प्राइम मिनिस्टर कब बनाया जाता है इनको, 1852 में। और बनाता कौन है, यहाँ के एम्परर थे एक विक्टर इमैनुअल सेकंड, ये थे किंग ऑफ द पिडमोंट सार्डिनिया। ये इनको बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बना देते हैं, कहाँ का, पिडमोंट सार्डिनिया। ध्यान रखना, इटली के यूनिफिकेशन को सिर्फ एक ही यही एरिया लीड कर रहा था, यही वाला स्टेट लीड कर रहा था, कौन सा था, पिडमोंट सार्डिनिया। ओके, अब कंट्रीब्यूशन ऑफ काउंट केवर, काउंट केवर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इटली के यूनिफिकेशन में, ठीक है। तो काउंट केवर का बहुत बड़ा रोल है किसमें, इटली के यूनिफिकेशन में। तो देखो, काउंट केवर को पता था कि भाई अगर इटली को यूनिफाई करना है तो इटली को यूनिफाई करने की पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, पिडमोंट सार्डिनिया के पास है। ओनली पिडमोंट सार्डिनिया इटली को यूनिफाई कर सकता है। और इटली के यूनिफिकेशन में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है ऑस्ट्रिया। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, लोम्बार्डी और वेनेशिया ये डायरेक्ट किसके कंट्रोल में हुआ करते थे, ऑस्ट्रिया के में। और सेंट्रल स्टेट्स में भी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस का रूल हुआ करता था। तो इनको क्या क्या पता था, 3 चीज़ें पता थी कि भैया ओनली पिडमोंट सार्डिनिया इटली को यूनिफाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया इनके यूनिफिकेशन में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ा रोड़ा है इटली के यूनिफिकेशन में। और
अगर हमें ऑस्ट्रिया को हटाना है तो हमें इसके लिए फॉरेन सपोर्ट चाहिए, विदाउट फॉरेन सपोर्ट भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये 3 चीज़ें इनको पता थी। तो इसी क्रम में अब इनको ये भी पता था कि अगर हमें फॉरेन सपोर्ट चाहिए या तो इंग्लैंड से ले सकते हैं या फिर फ्रांस से ले सकते हैं। अब आपको पता है उस समय इंग्लैंड फॉलो कर रहा था नो इंटरफेरेंस पॉलिसी, मतलब दूसरों के घर में, दूसरों के मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो। तो ये थी इंग्लैंड की नो इंटरफेरेंस पॉलिसी, मतलब कहीं भी कुछ भी चले, किसी के मैटर में ये क्या नहीं करेंगे, दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो इसलिए इनको यहाँ से तो सपोर्ट मिल ही नहीं थी इंग्लैंड से, इसलिए इन्होंने कहाँ गए फिर, ये फ्रांस वालों से सपोर्ट लेनी थी। ठीक है, इन्होंने कोशिश करी कि फ्रांस से सपोर्ट लें। ये उस समय फ्रांस के आपको पता है एम्परर है नेपोलियन थर्ड, और ये हैं हमारे काउंट केवर भाई साहब। ओके, तो काउंट केवर कॉट दी हेल्प फ्रॉम फ्रांस बाई सेंडिंग इट्स आर्मी टू हेल्प क्रीमिया। क्रीमिया की काउंट केवर क्रीमिया की हेल्प कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, फ्रांस खुश हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद उनकी मतलब फ्रेंडशिप हो जाती है, किसके साथ, फ्रांस के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। तो 1856 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मीटिंग होती है जिसको नाम दिया गया था पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1856 में। अब चूंकि फ्रांस इनसे खुश था, किससे, काउंट केवर से खुश था, इसलिए फ्रांस ने काउंट केवर को या सार्डिनिया को इनवाइट किया कि भैया आप आइए और इस मीटिंग को अटेंड कीजिए। अब काउंट केवर इस जो ये वाली मीटिंग हुई थी इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि भैया ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया को, जो ऑस्ट्रिया होगा उसको जिम्मेदार ठहराया कि हमारे यहाँ इटली में जो इटली की कंडीशन ख़राब हो रही है, इटली में जो समस्याएं आ रही हैं, उस समस्याओं का एक ही कारण है, वो है ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है किस पर, ऑस्ट्रिया पर। बाकी लोगों की जो व्यू था वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया, एक तरह से एक्सपोज कर दिया और मौके का फ़ायदा उठाया। किस में फ़ायदा उठाया, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो कहाँ हुई थी, पेरिस में 1856 में। अब इटली का यूनिफिकेशन प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला फेज है इटली के यूनिफिकेशन का, फर्स्ट फेज ऑफ इटली यूनिफिकेशन, और ये शुरुआत होती है कब, 1859 में। ध्यान रखना, फर्स्ट फेज स्टार्ट होगा 1859 में। ठीक है, और कौन कौन से यहाँ पे रोल प्ले करेंगे मेन में, ये काउंट केवर हैं जो पीएम है, ये है विक्टर इमैनुअल और ये है नेपोलियन थर्ड। और यहाँ पर पहला होगा मर्जर ऑफ लोम्बार्डी जो ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये है लोम्बार्डी और वेनेशिया। ओके, और यहाँ पर है आपका फ्रेंच एम्पायर। ठीक है, तो ये है लोम्बार्डी, वेनेशिया। और 2-3 चीज़ों के बारे में बाद में आएगा डिस्कशन, ध्यान रखना, ये नीस और यहीं पर है जेनोवा। ओके, इन दो के बारे में भी डिस्कशन आएगा। और यहीं पर जस्ट बगल में, पिडमोंट के बगल में ये फ्रेंच एम्पायर। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, पहला फेज है। तो द रोल ऑफ नेपोलियन थर्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, नेपोलियन थर्ड का इटली के यूनिफिकेशन में योगदान। यहाँ भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेपोलियन थ्री का इटली के यूनिफिकेशन में क्या योगदान रहा, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब नेपोलियन अपनी जो हॉलीडेज थे उनको स्पेंड कर रहे थे, एक बार नेपोलियन क्या करते हैं, हॉलीडे मनाने जाते हैं। किसके, ये जाते हैं कहाँ पर, सार्डिनिया के बॉर्डर पर। इनकी बगल में ही क्या है, सार्डिनिया। यहाँ पे आप देख लो एक बार दोबारा से, ये है पिडमोंट और ये है सार्डिनिया। तो फ्रेंच एम्परर सार्डिनिया के बॉर्डर पर अपने हॉलीडे मना रहे थे। तो ये पता चला किसको, काउंट गेबर को। तो काउंट गेबर ने मौके का फ़ायदा उठाया और पहुँच गए बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के पहुँच जाते हैं किसके पास, इनके पास पहुँच जाते हैं, एम्परर नेपोलियन थर्ड के पास पहुंच जाते हैं। और इनसे फिर बात करते हैं और एक ट्रीटी साइन करते हैं इनके साथ, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं नेपोलियन के साथ। कौन साइन करता है, काउंट गेबर। एग्रीमेंट की 5 शर्तें हैं भैया, देखो कौन कौन सी 5 शर्तें। नंबर 1, पहली शर्त ये है कि अगर वॉर होता है ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के बीच में, तो फ्रांस 2 लाख सोल्जर्स देगा किसको, सार्डिनिया को। ठीक है, तो पहली कंडीशन ध्यान रखना, अगर ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के बीच में वॉर होता है तो फ्रांस 2 लाख सैनिक देगा किसको, सार्डिनिया को। नंबर 2, जो लोम्बार्डी और वेनेशिया जो कि ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में थे वो दिए जाएंगे सार्डिनिया को। नंबर 3, तीसरी कंडीशन ये थी कि जहाँ जहाँ पर पोप का डोमिनेंस था वो एरिया अनटच रहेंगे, मतलब वहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उनको जैसे हैं वैसे ही रखा जाएगा। नीस एंड सेवोय, अभी मैंने दिखाए थे, नीस एंड सेवोय ये फ्रांस को दिए जाएंगे। और विक्टर एमेनुअल सेकंड वो अपनी बेटी की शादी कराएगा प्रिंस जेरोम बोनापार्टे, ये फ्रांस के प्रिंस हैं। ठीक है, विक्टर एमेनुअल की जो डॉटर है उनकी शादी किससे होगी, प्रिंस जेरोम बोनापार्टे, जो कि किसके रिलेशन में,
नेपोलियन नेपोलियन थर्ड के रिलेशन में। ठीक है, तो ये 5 कंडीशन। हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इटली के यूनिफिकेशन का पार्ट 2। कैसे इटली का एकीकरण हुआ उसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे कैसे मतलब एक तो ओवरव्यू लिया था, एज वेल एज इटली की सिचुएशन जानी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, ऑब्स्टिकल्स को जाना, और इटली के यूनिफिकेशन में किन किन का क्या क्या योगदान रहता है, ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज हम यूनिफिकेशन के सारे फेजेज को देखेंगे। फेज 1 2 3 जितने भी फेजेज हैं सबको कंप्लीट करेंगे और यूनिफिकेशन आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले इट इज़ रिकमेंडेड, आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि पार्ट 1 जरूर देखें, नहीं तो फिर इसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो डोंट वॉच अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो। ठीक है, अब वो आपकी सहूलियत के लिए। तो पार्ट 2 में हम सिर्फ यूनिफिकेशन के फेजेज देखेंगे। पहला फेज शुरू होता है 1859 में, फर्स्ट फेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जिसमें ये हैं काउंट केबर, पिडमोंट सार्डिनिया के पीएम है, जो कि 1852 में क्या बनते हैं, पिडमोंट सार्डिनिया के पीएम बनते हैं। और ये हैं विक्टर इमैनुअल, जो कि एम्परर हैं पिडमोंट सार्डिनिया के। ओके, और ये हैं नेपोलियन 3 फ्रांस के एम्परर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्लस इस फेज में क्या होगा, जो लोम्बार्डी वाला एरिया है जो किसके कंट्रोल में हुआ करता था, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में हुआ करता था, लोम्बार्डी मिल जाएगा पिडमोंट सार्डिनिया में, या इटली का पार्ट बन जाएगा लोम्बार्डी। ध्यान रखना कब होता है, 1859। ओके, तो शुरुआत करते हैं। इन दो पर फोकस रहेगा अभी हमारा, लोम्बार्डी और वेनेशिया, जो कि किसके कंट्रोल में, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में। यहाँ पे देख सकते हो ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है और यहाँ पर ये वेनेशिया है और ये है लोम्बार्डी। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं रोल ऑफ नेपोलियन थर्ड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। नेपोलियन थर्ड का इटली के यूनिफिकेशन में क्या योगदान रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं पहला फेज कैसे शुरुआत होगा, ये वही चल रहा है। तो पहले फेज में क्या होगा, जब ये नेपोलियन भाई साहब, नेपोलियन 3 फ्रांस के, ये क्या करते हैं, अपने हॉलीडे मनाने आते हैं। और हॉलीडे मना रहे होते हैं ये पिडमोंट सार्डिनिया के बॉर्डर पर ये अपने हॉलीडे स्पेंड कर रहे होते हैं। कौन, और ये नेपोलियन 3। इसी सिचुएशन का काउंट केबर फ़ायदा उठाते हैं और बिना इनको इन्फॉर्मेशन दिए इनके पास पहुंच जाते हैं। कौन पहुंच जाते हैं, काउंट केबर। ठीक है, और काउंट केबर कौन है, पिडमोंट सार्डिनिया के पीएम। अब ये इनसे मिलते हैं और इनसे कुछ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट साइन होता है किनके बीच में, ये एग्रीमेंट करते हैं नेपोलियन थर्ड और पिडमोंट सार्डिनिया के पीएम काउंट केबर। क्या एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पिडमोंट सार्डिनिया को पता था कि अगर ऑस्ट्रिया को हराना है तो हमें किसी न किसी फॉरेन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इन्होंने फ्रांस की हेल्प ली थी। तो इन्होंने क्या कंडीशन रखी, 5 कंडीशंस रखी थी। किन किन के बीच में, पिडमोंट सार्डिनिया और फ्रांस के नेपोलियन 3 के बीच में। पहली कंडीशन क्या थी, अगर युद्ध होता है ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के बीच में, पिडमोंट सार्डिनिया वो एक ही बात है, ठीक है, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के बीच में अगर युद्ध होता है तो फ्रांस सार्डिनिया को 2 लाख सैनिक प्रोवाइड करेगा। दूसरी चीज़, युद्ध के बाद लोम्बार्डी और वेनेशिया ये सार्डिनिया में मिल जाएंगे, पिडमोंट सार्डिनिया में। तीसरी चीज़, पोप का जहाँ जहाँ पर कंट्रोल है इटली में वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तीसरी चीज़, फ्रांस के ये 2 पार्ट नीस एंड सेवोय ये फ्रांस को दे दिए जाएंगे। नीस और सेवोय कहाँ है ये देख सकते हो आप, ये तो हो गया आपका सेवोय, और ये हो गया आपका नीस। तो ये सेवोय और ये नीस ये किसको दे दिए जाएंगे, ये दे दिए जाएंगे फ्रांस को। और अगला क्या है, विक्टर इमैनुअल सेकंड की जो बेटी है उसकी शादी की जाएगी प्रिंस जेरोम बोनापार्टे। ठीक है, ये रिलेटिव हैं किसके नेपोलियन बोनापार्टे के, इनका रिलेशन है कुछ। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड की जो लड़की है उनकी शादी इनके साथ की जाएगी, किसके साथ, प्रिंस जेरोम बोनापार्टे, जो कि कहाँ के, फ्रांस के। तो ये 5 कंडीशन साइन होती हैं बिटवीन काउंट केबर एंड नेपोलियन 3 के बीच में। अब क्या होता है, इन्होंने तो फ्रांस को मना लिया, इसके बाद क्या होगा, अब जो पिडमोंट सार्डिनिया है या फिर कहते हैं काउंट केबर, अब ये क्या करेगा, ऑस्ट्रिया को उकसाएगा, किसके लिए, युद्ध के लिए। तो इसी डायरेक्शन में, प्रवोक का मतलब होता है ध्यान रखना उकसाना, तो इसी डायरेक्शन में एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रिया को ये क्या करते हैं, प्रवोक करते हैं। कौन प्रवोक करता है, काउंट केबर प्रवोक करेगा। कैसे प्रवोक करेंगे, प्रवोक का मतलब उकसाएंगे युद्ध के लिए। तो ये क्या करते हैं, मस और कराठा रीजन में ये रिवोल्ट करा देते हैं, कौन, काउंट केबर। तो रिवोल्ट करा दी, उससे ऑस्ट्रिया चिढ़ गया और ऑस्ट्रिया ने फिर अटैक कर दिया किस पर, सार्डिनिया पर, जो कि इनकी प्लानिंग का एक प्रकार का हिस्सा था। ये खुद चाह रहे थे, पिडमोंट सार्डिनिया वाले खुद चाह रहे थे, काउंट केबर खुद चाह रहा था कि हम यहाँ पर रिवोल्ट कराएं और इसके बदले में ऑस्ट्रिया नाराज हो और हम पर अटैक करे। इस मौके का ये इंतजार कर रहे थे। तो वॉर स्टार्ट हो जाता है बिटवीन पिडमोंट सार्डिनिया एंड ऑस्ट्रिया।
तो जैसे ही वॉर साइन हो गया तो कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्रांस वॉर को ज्वाइन करता है और सपोर्ट करता है सार्डिनिया की, मगर फ्रांस यहाँ पर बीच में धोखा दे देता है, किसको, काउंट गेबर को या पिडमोंट सार्डिनिया को। और फ्रांस बीच में ही क्या करता है, या नेपोलियन बीच में ही डिसाइड कर लेता है और अपनी आर्मी को विड्रॉ कर लेता है वॉर से, ठीक है। जबकि कंडीशन कुछ और साइन हुई थी, तो बीच में ये क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं अपनी आर्मी को। फ्रांस नेपोलियन थर्ड क्या करेगा, अपनी आर्मी को विड्रॉ कर लेगा। और नेपोलियन फिर मिलते हैं ऑस्ट्रिया के एम्परर जोसेफ से मिलते हैं, और जगह का नाम है विल्फ्रेंका नाम की जगह पर मिलेंगे। और 11 जुलाई 1859 में उनके साथ एक पैक्ट साइन करते हैं। हालांकि इन्होंने इनके साथ भी पैक्ट साइन कर रखा था, ट्रीटी साइन कर रखी थी। पैक्ट का मतलब होता है समझौता साइन किया। अब ये किसके साथ समझौता साइन करते हैं, ऑस्ट्रिया के एम्परर जोसेफ के साथ, ठीक है। तो नेपोलियन थर्ड और ऑस्ट्रिया के एम्परर जोसेफ, इनके बीच में जो साइन होती हैं, एग्रीमेंट साइन होता है, उसकी कुछ कंडीशंस थी। क्या कंडीशंस थी कि ओनली लोम्बार्डी और वेनेशिया जी किसके कंट्रोल में हुआ करते थे, ऑस्ट्रिया के, तो ओनली लोम्बार्डी विल बी गिवन टू सार्डिनिया। दूसरी चीज़, वेनेशिया ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में रहेगा, ऑस्ट्रिया को ही दिया जाएगा। और जो सेंट्रल स्टेट हुआ करते थे, परमा, मोडेना, टस्कनी, ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, इनको कोई टच नहीं करेगा। और जो एरिया पोप के कंट्रोल में, ठीक है, जो एरिया पोप के कंट्रोल में, पोप के डोमिनेंस में, वो भी अनटच रहेगा, ठीक है, या पोप के अंडर में ही रहेगा, ठीक है। इस ट्रीटी की वजह से, ड्यू टू दिस ट्रीटी, काउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। काउंट के ऊपर डिसअपॉइंट इसलिए हुए क्योंकि नेपोलियन थर्ड ने क्या दे दिया, धोखा दे दिया, बीच वॉर में अपने आप को विड्रॉ कर लिया, जो कि बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है किसको, काउंट केबर को। और काउंट केबर फिर रिजाइन कर देते हैं और डिसअपॉइंट हो जाते हैं। विक्टर एमेनुअल एक ट्रीटी ऑफ ज्यूरिच साइन करेंगे 10 नवंबर 1859 को ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस के साथ, ठीक है। तो ये है पहला फेज। पहले फेज में ध्यान रखना बस क्या मिलता है, लोम्बार्डी मिलता है किसको, इटली को, यहाँ पिडमोंट सार्डिनिया में मर्ज हो जाता है। दूसरा फेज स्टार्ट होता है 1860 में, सेकंड फेज ऑफ यूनिफिकेशन। इसमें जो सेंट्रल स्टेट हैं, परमा, मोडेना, टस्कनी, ये इटली का पार्ट बन जाएंगे। पहले तो देख लो आप, परमा, मोडेना, टस्कनी कहाँ है, ये है परमा, ये है मोडेना और ये है टस्कनी। ये सेंट्रल स्टेट हैं, ये बन जाएंगे अब पिडमोंट सार्डिनिया या इटली का पार्ट बन जाएंगे। अभी तक सिर्फ एक ही चीज़ मिली थी, क्या मिली थी हमें, और यहाँ इटली को लोम्बार्डी मिली है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, द मर्जर ऑफ सेंट्रल इटली, ठीक है। सेंट्रल इटली के जो स्टेट्स थे, परमा, मोडेना, टस्कनी, ये भी चाह रहे थे कि हम इटली का पार्ट बने। ये क्या चाह रहे थे कि हम भी इटली का पार्ट बने। तो काउंट केबर इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं और फ्रांस की हेल्प लेते हैं, और फ्रांस को फिर लालच देते हैं कि आपको क्या दिया जाएगा, नीस और सेवोय दिया जाएगा। क्योंकि बीच में पहले तो उन्होंने छोड़ दिया, तो नहीं मिला फ्रांस को, तो फ्रांस को ये दोबारा मनाते हैं कि भाई देखो, आपको नीस और सेवोय दिया जाएगा, बदले में आप कुछ इंटरफेरेंस मत करना और हम इन पर अटैक करेंगे, तो आप बीच में मत बोलना। तो अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ अटैक करें या फिर हम कुछ भी करें, आपको बोलना नहीं है बीच में। तो मार्च 1860 में रेफरेंडम कराया जाता है, कहाँ पर, सेंट्रल इटली में। और सेंट्रल इटली में कहाँ पर, परमा, मोडेना, टस्कनी। और यहाँ के जो सभी स्टेट्स हैं, वो जो परमा, मोडेना, टस्कनी है, ये वोट करते हैं। और वोट किस पक्ष में करते हैं कि हम सार्डिनिया में ज्वाइन होना चाहते हैं। अब देखो ये रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम समझ लो। रेफरेंडम क्या है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है। इसमें जनता से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताओ भाई आप क्या चाहते हो, यस या नो। जैसे यहाँ पर पूछा गया परमा, मोडेना, टस्कनी के लोगों से कि भाई आप बताओ, आप मतलब सार्डिनिया में ज्वाइन होना चाहते हो या फिर ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में रहना चाहते हो। तो उन्होंने क्या कहा कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं सार्डिनिया को, ठीक है। तो रेफरेंडम हो गया, तो ये एक लीगल प्रोसीजर है। इसके बाद ये तीनों के तीनों जो स्टेट है सेंट्रल इटली के, परमा, मोडेना, टस्कनी, किस में मर्ज हो जाते हैं, इटली में मर्ज हो जाएंगे। तो इस प्रकार सेकंड फेज या सेकंड पार्ट ऑफ यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब है थर्ड फेज ऑफ यूनिफिकेशन। थर्ड फेज में आ जाते हैं गरीबाल्डी, ठीक है। और ये भी होता है 1860 में। गरीबाल्डी की एक टीम थी, वॉलंटियर्स का ग्रुप था जिसका नाम था रेड कोट्स या रेड शर्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर नेपल्स और सिसिली का यूनिफिकेशन होगा। ये देख सकते हो, रेड कोट आर्मी या रेड शर्ट भी बोलते हैं, सभी ने क्या पहन रखे, रेड शर्ट। तो ये आर्मी किसकी थी, गरीबाल्डी की। ओके, तो यहाँ पर नेपल्स और सिसिली, इन दोनों को मिलाएंगे, कौन, गरीबाल्डी। ओके, तो गरीबाल्डी 1807 में नीस में पैदा हुए, ठीक है। नीस कहाँ पे, आज की डेट में तो खैर ये फ्रांस में, पर अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ इटली। ओके,
तो इनके पापा चाहते थे कि भैया इनको हायर एजुकेशन मिले, मगर ये हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं थे। इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में इनको मज़ा आता था। एक बार अपनी जर्नी के दौरान ये एक जर्नी पे गए थे मेडिटेरेनियन सी में। मेडिटेरेनियन सी आपको देखना यूरोप के नीचे और अफ्रीका के ऊपर जो सी है उसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। तो वहाँ पर ये गरीबाल्डी एक इटालियन रेवोल्यूशनरीज से मिलते हैं और एक यंग इटली ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना यंग इटली किसने बनाई थी? मैजनी ने। कब बनाई थी? 1831 में, ध्यान रखना। ओके, यंग इटली को ये ज्वाइन कर लेते हैं और इसके बाद ये भी एक अपना अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं पैट्रियोट्स का, जिसका नाम दिया था रेड कोट्स। ठीक है, रेड कोट या रेड शर्ट्स। ओके, तो गरीबाल्डी एंड मर्जर ऑफ नेपल्स एंड सिसिली, तो वो तो हो गया उसका इंट्रोडक्शन। अब ये कैसे नेपल्स और सिसिली को मर्ज करेंगे। तो मैजनी एंड गरीबाल्डी ये प्लान करते हैं नेपल्स और सिसिली में रिवोल्ट करने का। फलस्वरूप क्या होता है, गरीबाल्डी क्या करते हैं, 1000 रेड कोट वॉलेंटियर्स, गरीबाल्डी अपने 1000 रेड कोट वॉलेंटियर्स के साथ, मैंने अभी दिखाया था ये कौन है, सारे के सारे रेड कोट वॉलेंटियर्स हैं जो किसने बनाए थे, गरीबाल्डी ने बनाया था। तो गरीबाल्डी अपनी 1000 रेड कोट वॉलेंटियर्स के साथ सिसिली में 5 जुलाई 1860 में अटैक कर देते हैं और वहाँ पर इनको विक्ट्री मिल जाती है। फिर ये विक्टर एमेनुअल जो सार्डिनिया के कौन थे, एम्परर थे, उनसे मिलते हैं और उनको अपना रूलर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, राजा एक्सेप्ट कर लेते हैं या किंग एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और अपने जितने भी राइट्स थे और आर्मी थी सभी को किसके अंडर में दे देते हैं, राजा के अंडर में या एम्परर के अंडर में दे देते हैं। इस प्रकार थर्ड फेज कंप्लीट होता है। तो अभी तक पहले फेज में क्या हुआ, लोम्बार्डी मिला। सेकंड फेज में क्या हुआ, परमा मोडेना टस्कनी। ठीक है, रेफरेंडम कराने के बाद। और तीसरे फेज में ये नेपल्स और सिसिली भी मिल जाते हैं, किसकी हेल्प से, गरीबाल्डी और उसकी 1000 जो रेड कोट वॉलंटियर्स थे उनकी मदद से। लास्ट फेज ऑफ यूनिफिकेशन, यहाँ क्या होगा, मर्जर ऑफ वेनेशिया होगा, बैटल ऑफ सेडोवा होगा और ट्रीटी ऑफ प्रे होगी। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी जर्मनी के यूनिफिकेशन में, सॉरी हाँ जर्मनी के यूनिफिकेशन में भी आपने देखा होगा। ठीक है, वहाँ भी आपको पता होगा, मैंने ये बताए होंगे। तो 1866 में यहाँ पे बैटल हुआ किसके बीच में, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। और प्रशिया को सपोर्ट करेगा कौन, पिडमोंट सार्डिनिया, और प्रशिया ऑस्ट्रिया को हरा देंगे। हराने के बाद इनको पिडमोंट सार्डिनिया को मिल जाएगा वेनेशिया। ठीक है, लेट्स सी 1866 में घटना कब होती है, ये थर्ड पेज 1866 में थर्ड पेज कंप्लीट होगा। ओके, तो मर्जर ऑफ वेनेशिया ये लास्ट फेज है। आपको पता है इटली प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू प्रशिया अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। जब 1866 में बैटल हुआ था, बैटल ऑफ सेडोवा, तो इस समय इटली या पिडमोंट सार्डिनिया मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं किसको, प्रशिया को, किसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ। फाइनली 3 जुलाई 1866 में प्रशिया ऑस्ट्रिया को डिफीट कर देते हैं इन दी बैटल ऑफ सेडोवा। कब, 1866 में। और इसके बाद एक ट्रीटी ऑफ प्रेग साइन होती है जिसके तहत वेनेशिया मिल जाता है इटली में। ठीक है, तो अब लास्ट पार्ट वो तो हो गया। इसके बाद एक चीज़ और बची थी, सेंट्रल पार्ट था जो मर्जर ऑफ रोम। आपको पता है रोम किसके कंट्रोल में आता था, पोप के कंट्रोल में आता था। किसके कंट्रोल में था, पोप। तो ये भी लास्ट पार्ट है, अब इसको भी मिला देते हैं। देखो कैसे मिलेगा, 1870 में मिलेगा। अच्छा, आपको पता है 1870 में वॉर हुआ था किस किस के बीच में, प्रशिया एज वेल एज फ्रांस। प्रशिया फ्रेंको वॉर के नाम से जिसको जानते हैं, जिसमें प्रशिया ने फ्रांस को हराया था। ठीक है, तो इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है इटली। तो इटली ने बड़ा मज़ा आया इसको, है बीच बीच में जैसे ही मतलब लड़ाई होती थी प्रशिया की और या ऑस्ट्रिया की, तो कब्जे में कर लिया। या फिर प्रशिया फ्रांस की लड़ाई हुई तो फिर इसने अपने एक एरिया को कब्जे में ले लिया। तो अपॉर्चुनिस्टिक, बहुत मतलब अपॉर्चुनिस्टिक थे ये लोग, अपॉर्चुनिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। तो रोम आपको पता है, रोम वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ डोमिनेंस ऑफ पोल एंड प्रोटेक्टेड बाई फ्रेंच आर्मी। रोम पोप के डोमिनेंस में था, पोप के प्रभाव में था, पोप के कंट्रोल में था और पोप को प्रोटेक्ट कर रखा था फ्रेंच आर्मी ने। फ्रेंच आर्मी पोप की रक्षा करती थी या फिर कहें तो रोम की रक्षा करती थी। जब 1870 में प्रशिया और फ्रांस के बीच में युद्ध होता है तो फ्रेंच की आर्मी को यहाँ से रोम से बुला लिया जाता है, कहाँ पर, फ्रांस में बुला लिया जाता है, ताकि फ्रांस की आर्मी को स्ट्रेंथन किया जा सके, शक्ति प्रदान किया जा सके, मजबूत किया जा सके। इसी सिचुएशन का इटली फ़ायदा उठाता है और रोम को अपने कंट्रोल में ले लेता है। मगर अब यहाँ पर ये तो रोम को तो कंट्रोल में ले लिया, इसीलिए यहाँ पे वोटिंग कराई जाती है बाद में, ताकि कोई यूँ ना कहे कि ऐसे ही मर्ज कर लिया। तो वोटिंग कराई जाती है रोम में और वोटिंग के बाद लोग भी चाह रहे थे रोम के कि हम किसके साथ मिलें, इटली के साथ मिलें। फाइनली
इटली को मिला दिया जाता है, सॉरी रोम को मिला दिया जाता है इटली में, क्योंकि जो वोटिंग हुई थी, वोटिंग का रिजल्ट क्या था कि लोग बाग भी चाह रहे थे कि हम किसके साथ मिलेंगे, इटली के साथ। बाद में रोम को कैपिटल बना दिया जाता है इटली की। आज भी रोम क्या है, इटली की कैपिटल है। विक्टर एमेनुअल सेकंड ये यहाँ के एम्परर थे जो क्या करते हैं, इटली को यूनिफाई करते हैं, ठीक है। तो विक्टर एमेनुअल सेकंड बिकेम द एम्परर, और जिन्होंने क्या किया था, इटली को यूनिफाई किया था, यूनिफाई इटली के एम्परर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आज की डेट में आप देख सकते हो, ये है इटली, ठीक है, और ये है रोम, और यहीं पर एक वेटिकन सिटी है, पोप कंट्रोल में रहता है। ये वेटिकन सिटी भी एक कंट्री है जो पोप के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है इटली से। तो ये आज का इटली है, ठीक है। मर्जर का प्रोसेस आपने देख ही लिया। ध्यान रखना मेन चीज़ें कब कब क्या क्या मर्जर हुआ था। सो 5 फेज हैं, दोबारा से मैं बता दूँ। 1859 मर्जर हुआ लोम्बार्डी का, फिर 1860 मर्जर हुआ सेंट्रल स्टेट थे परमा मोडेना टस्कनी रेफरेंडम के द्वारा। फिर आएगा आपका 1860 में रेड कोट या गरीबाल्डी किसको मिलाते हैं, नेपल्स और सिसिली को। फिर 1866 वेनेशिया मर्ज हो जाएगा, और फिर फाइनली 1870 में रोम मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्टेप्स हैं, एक बार देखना आराम से, दोबारा देखना और आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताना। सो थैंक यू सो मच। और वर्ल्ड हिस्ट्री के अब हमारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जो चैप्टर है क्लास 10th का वो लगभग कंप्लीट है। बस एक टॉपिक रह गया है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वो भी मैं बहुत जल्दी वो कवर करा दूंगा ताकि ये आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।